क्लास 10 के सारे बच्चे हमारे पिछले वीडियो में वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख चुके हैं। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से x और y दो चर के आंसर, दो वेरिएबल के आंसर कैसे आते हैं मैंने आपको निकालना सिखाया था। ये वीडियो देखने के पहले मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पूरा करने की बजाय अधूरा कर रहा हूँ, क्योंकि इसका एक पार्ट, इसका आधा हिस्सा मैंने पिछले वीडियो में करवाया है। ठीक है, अब मुझे एक बात की इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का बोले कि वज्र गुणन विधि से हल करो, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, तो आप उसे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, सीधे वज्र गुणन विधि से हल कर दोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कुछ और बोला है। देखिए क्या बोला है। हम 3.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। Which of the following pairs of equations, मतलब हमें चार समीकरण, चार युग्म, 4 pairs of equation दिए। इन चारों में से किस समीकरण का, किस इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनंतः अनेक हल होंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझे इसे। यानी आपको पहले चेक करना है, पहले जांच करना है कि इन चारों में से किसका अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन होगा, और किसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे हल हो सकते हैं। पहले चेक करना है। ठीक है, उसके बाद इन द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, अगर आपका समीकरण अद्वितीय हल हो, अगर आपका इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन आए, तो फाइंड इट्स, फिर आप वो समीकरण हल करें, वो इक्वेशन सॉल्व करें। किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, वज्र गुणन विधि। ठीक है, और वो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसके वो क्वेश्चंस वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से पिछले वीडियो में करवाए हैं। आप इस चैनल के पिछले वीडियो में जाकर इसे देख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का एक क्वेश्चन मैंने वहां करके दिया हुआ है। एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चन मैंने वहां करवाए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मीनिंग आपके समझ में आया? आपको यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट वज्र गुणन विधि, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व नहीं करना है, पहले उसे चेक करना है। और चेक करने के 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे, याद करो। बताया था मैंने कि a1 by a2 is not equal b1 by b2। अगर a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल। और इसी कंडीशन में हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, मतलब उसका एक सॉल्यूशन आएगा, x का भी आंसर आएगा और y का भी आंसर आएगा। सेकंड कंडीशन, a1 by a2 equal b1 by b2 not equal c1 by c2। अगर ऐसा आ जाए, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, तो उसे सॉल्व करने की कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि उसका आंसर ही नहीं आया। ठीक है, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं। और थर्ड कंडीशन, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अगर ये तीनों बराबर आ जाए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनंतः अनेक हल होंगे। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। तो पहले हमें ये सब चेक करना है, चारों समीकरण में, चारों इक्वेशन में किसका अद्वितीय हल होगा, किस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका कोई हल नहीं होगा, किस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, किसके अनंतः अनेक हल होंगे, किसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। हमें पहले चेक करना है। और सॉल्व किसे करना है? इन द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, जिसका अद्वितीय हल हो उसी को हल करना है, उसी को सॉल्व करना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन करते समय बुक ओपन करके रखे। मैं 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, पहले हम इन्हें चेक करेंगे। हम चेक करके देखते हैं। यहाँ कुछ नहीं, मीन 1 है, इसे आप सही कर सकते हो। जैसे ये -3 है वो इस तरफ जाकर +3 हो जाएगा, और ये -2 है वो इस तरफ जाके +2 हो जाएगा। तो आप देखिए, पहले हम a1 अपॉन a2 लेते हैं। a1 अपॉन a2 यानी x के गुणांक, x के कोएफिशिएंट 1/3। फिर हम b1 by b2 लेते हैं। b1 by b2 मतलब y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट -3 अपॉन -9।
ये कैंसिल हो सकता है, 3 1 3 3 3 9। फिर हम C1 by C2 लेके देखते हैं। C1 by C2 मतलब ये 3 by 2 कांस्टेंट नंबर, संख्यात्मक पद। अब देखें तो A1 by A2 और B1 by B2 बराबर है, इक्वल है, पर C1 by C2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ कौन सी कंडीशन आ गई? A1 by A2 इक्वल B1 by B2 इज नॉट इक्वल C1 by C2। तो यहां समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। There is no solution, यानी इसका कोई हल, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए इसे हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। हमें उसी को सॉल्व करना है, उसी को हल करना है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, वज्रघूर्ण विधि से, जिसका अद्वितीय हल होगा, जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहां देख लेते हैं, यहां कुछ नहीं मींस 1 है, तो आप पहले A1 by A2 ले लें, 2 by 3 है, x के गुणांक, x के कोएफिशिएंट। B1 by B2 ले लें, 1 by 2 है, y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट। C1 by C2 ले लें, 5 by 8 है, कांस्टेंट नंबर, संख्यात्मक पद। ध्यान से देखोगे तो A1 by A2 B1 by B2 के बराबर इक्वल नहीं है। A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो C1 by C2 पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जब आपका A1 by A2 इक्वल नहीं है B1 by B2 के, तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण का अद्वितीय हल होगा, ठीक है। There is unique solution, मतलब इसका एक अद्वितीय हल होगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x का भी एक आंसर आएगा, y का भी एक आंसर आएगा, यानी इसे आप आगे हल करोगे, इसे आप आगे सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई वज्रघूर्ण विधि से। और मैंने अपने पिछले वीडियो में इसे सॉल्व करवाया है, ठीक है। थर्ड कंडीशन में आ जाए तो पहले आप A1 by A2 ले लें, 3 by 6, इसे आप कैंसिल कर सकते हो, 3 1 3 3 2 6। B1 by B2 ले लें, -5 upon -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5 5 2 10। और C1 by C2 ले लें, 20 by 40, 21 20 22 40। तीनों साइड इक्वल आ गए, तीनों बराबर आ गए, तीनों इक्वल आ गए। जब तीनों इक्वल आ जाए तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अनंतः अनेक हल, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि A1 by A2 और B1 by B2 और C1 by C2 तीनों इक्वल आ गए। और इस कंडीशन में, इस केस में भी आपका समीकरण, आपकी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि उसने बोला है कि इन द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, केवल अद्वितीय हल होने पर, ओनली यूनिक सॉल्यूशन होने पर ही आप उसे सॉल्व करेंगे। तो यहां भी क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन केवल यही सॉल्व किया जाएगा अब तक, ये नहीं होगा क्योंकि ये कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन है। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये अनेक हल है, मेनी सॉल्यूशन है। ये आगे सॉल्व होगा क्योंकि अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, और अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन में ही आप वो सॉल्व करेंगे, यानी ये क्वेश्चन आगे जाएगा। यानी यहां से x का भी आंसर आएगा और y का भी आंसर आएगा, और आप उसे वज्रघूर्ण विधि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करोगे। लास्ट कंडीशन में यहां कुछ नहीं मींस 1 है कि -7 को आप +7 कर दें और -15 को +15 कर दे। ऐसा करने से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी जाएगी। तो पहले आप देखें कि आपका A1 by A2 क्या है। आपका A1 by A2 1 by 3 है। आपका B1 by B2 जो है -3 by 3 है, तो आप इसे कैंसिल कर दे तो 1 by 1 आ जाएगा। और C1 by C2 जो है वो 7 by 15 है, 7/15। तो A1 by A2 जो है B1 by B2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी A1 by A2
इज नॉट इक्वल b1 बाय b2। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अद्वितीय हल और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा और अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसका अद्वितीय हल होता है, तो इन द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल की परिस्थिति में हम इसे आगे फॉलो करेंगे, आगे हल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड वज्र गुणन विधि से। यानी इसको सॉल्व करके x का भी आंसर आएगा और y का भी आंसर आएगा। यानी इन चारों में से सेकंड और फोर्थ ये दो क्वेश्चन अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन आए हैं। तो इन दोनों को वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व किया जाएगा। और मैंने ये दोनों क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो में वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करवाए हैं और x और y के आंसर निकालकर दिखाए हैं। आप इसे पिछले वीडियो में देख सकते हो, अभी मैंने सिर्फ आपको चेक करके दिया है। तो ध्यान रखना, सॉल्व उसी को करना है जिसका अद्वितीय हल हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं आए तो अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन। a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल आ गया लेकिन c1 बाय c2 के इक्वल नहीं आया तो देयर इज नो सॉल्यूशन, उसका कोई हल नहीं होगा। और a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 तीनों इक्वल आ जाए, तीनों बराबर आ जाए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, उसके कई सारे हल होंगे और उसे भी आप सॉल्व नहीं करोगे। सॉल्व हल वही होगा जो अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है।